हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल कीमोफिलिक्स वारिका में स्वागत है। एंड इससे पहले कि मैं कुछ सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करूं, आई वुड लाइक टू से अ फ्यू थिंग्स और यू कैन से वांट टू शेयर अ फ्यू थिंग्स विद यू। एक्चुअली एज यू नो, मैंने चैनल अभी स्टार्ट किया है, सो इन एडवांस आई वांट टू से सॉरी कि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियोस अपलोड अभी नहीं कर पा रही हूँ, रेगुलरिटी नहीं मेंटेन कर पा रही हूँ, बिकॉज यू नो दैट सेटअप करने में, मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता है। So please do help me in that. आप पेशेंटली प्लीज मुझे बिहेव करें और आई प्रॉमिस दैट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं वीडियोज रेगुलरली प्रॉपरली अपलोड करूंगी। सो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ माई वीडियो, द मेन थिंग इज दैट यू विल बी एबल टू कवर अप द होल सिलेबस इन एन एफिशिएंट मैनर, क्योंकि आपको ज़्यादा बुक्स कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बेसिक्स, एडवांस्ड, न्यूमेरिकल्स में सब यही कवर करूंगी, राइट? So I think it will be a very good help for you students, especially in exam time, because exams में time की shortage सबसे ज़्यादा होती है बच्चों के पास. They are not able to cover up the whole syllabus and even revise the whole syllabus. So I think this video will help you get good marks. So I hope you like my video. So let's begin the lecture. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए था एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइट्स, राइट? और उसके रिगार्डिंग ही, उस पे बेस्ड ही मैंने 2 क्वेश्चंस आपको दिए थे फॉर होमवर्क। पहला क्वेश्चन था कि विंडो पेन्स या पुराने घरों के जो ग्लासेस होते हैं वो नीचे से मोटे क्यों होते हैं, एंड द सेकंड वन इज कि वो मिल्की क्यों होते हैं। तो उसका आंसर है, एज यू नो कि आपके जो पुराने घरों के ग्लासेस होते हैं, विंडो पेन्स होते हैं, वो नीचे से मोटे हो रहे हैं। इसका मतलब कि उनके जो भी पार्टिकल्स है वो फ्लो डाउन कर रहे हैं, राइट? वो शो कर रहे हैं फ्लूडिटी। तो फ्लूडिटी आपकी किसकी प्रॉपर्टी है? एमॉर्फस सॉलिड की। एमॉर्फस आप पहले ही पढ़ चुके हो कि हम उनको क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड ऑफ हाई विस्कोसिटी या फिर स्यूडो सॉलिड्स। तो उसी रीजन की वजह से आपके विंडो पेन्स, पुराने घरों के जो ग्लासेस होते हैं, विंडोज होती हैं, वो फ्लूडिटी शो करते हैं और उसका बॉटम थोड़ा मोटा होता है एज कम्पेयर टू द टॉप। सेकेंड क्वेश्चन था कि ओल्ड बिल्डिंग्स की जो ग्लासेस हैं या विंडो पेन्स हैं वो मिल्की क्यों हैं? तो मिल्की के लिए एक्चुअली एक चीज है कि आपका जैसे पता है कि पुराने घरों के जो शीशे हैं वो सारा दिन धूप में तपते हैं, दिन भर धूप लगती है, रात में फिर वो ठंडे होते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस उनमें होता क्या है? हीटिंग कूलिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनीलिंग, राइट? ये आप पहले भी छोटी क्लास में आई होप पढ़ा होगा आपने, एनीलिंग प्रोसेस। वो काफी सालों तक होता रहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि उस ग्लास में थोड़ा सा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आ जाता है, क्रिस्टलाइन नेचर आ जाता है, यू कैन से, और उसी की वजह से वो मिल्की दिखता है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, राइट? तो ये हमारे पिछले लेक्चर से रिगार्डिंग क्वेश्चन था। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। हमने कहा था हम नेक्स्ट आगे स्टडी करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फर्दर टाइप्स, राइट? तो नेक्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर आप फर्दर और कैटेगराइज करोगे उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे, उन पार्टिकल्स में कैसी फोर्सेज होती हैं, कैसा वो नेचर शो करते हैं, तो उसके बेसिस पे 4 कैटेगरीज हैं। एज यू कैन सी, आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स एंड मेटेलिक सॉलिड्स। अब इन चारों को हमने सेपरेटली हर सॉलिड के बारे में हमें पता होना चाहिए कि किसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हैं, उनमें फोर्सेस कौन सी हैं, एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी कैसे शो करते हैं, कंडक्टेंस शो करते हैं कि नहीं करते हैं, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी हम इन चारों सॉलिड्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक? तो पहले ऐसा करते हैं कि इन चारों को हम, अगर इट विल बी इजी टू स्टडी, कि इन चारों को हम कंपेयर करते हुए पढ़ें। उसके अलावा कुछ जो उसका एक्स्ट्रा पॉइंट्स रह जाएंगे, दैट वी विल डिस्कस आफ्टर दैट, फाइन? तो पहले हम इनकी कंपैरिजन स्टडी कर लेते हैं। कंपैरेटिव स्टडी में क्या होता है? लर्न करना या पॉइंट्स को ध्यान में रखना इजी रहता है। सबसे पहले आपका आयनिक सॉलिड्स, इनकी सबकी हम क्या क्या चीज स्टडी करेंगे। एक है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कि किससे बने हैं वो, फिर उनमें फोर्सेस क्या हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में कौन सी फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, उसके एग्जाम्पल, फिजिकल नेचर मतलब कि जैसे हार्ड है, सॉफ्ट है, और कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, और उसके अलावा अगर कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो ये आपके 7 पॉइंट्स हैं सब में। तो लेट्स स्टार्ट विद आयनिक सॉलिड्स। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, राइट? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आपके इसके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने KCl ले लिया, NaCl ले लिया, तो Na+Cl नेगेटिव आयन, K+Cl नेगेटिव आयंस, तो ये उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हुए। और ये अरेंज होते हैं
3 डायमेंशनल स्पेस में, 3D स्पेस में। ठीक, नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस क्या होगी इनकी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फिर कूलम फोर्सेस जिनको आप कहते हो। तो वो फोर्सेस काफी स्ट्रांग होती हैं। एग्जाम्पल आपने देख ही लिया, जैसे मैंने कहा NaCl, KCl, आयनिक सॉलिड्स के एग्जाम्पल आपको पहले भी पता होंगे। जितने भी आपके वो एनायंस कैटायन एनायन को जोड़ के कंपाउंड्स बनते हैं, दोज विल ऑल कम अंडर आयनिक सॉलिड्स। ठीक, फिजिकल नेचर, अब जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो उसकी वजह से फिजिकल नेचर कैसा होगा? हार्ड होगा लेकिन ब्रिटल होगा। ठीक, हार्ड प्लस ब्रिटल, तो ये स्ट्रांग फोर्सेस के कारण होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती है उसके बाद, वो इंसुलेटर्स होंगे सॉलिड स्टेट में और कंडक्टर्स होंगे मॉल्टन या एक्वा स्टेट में। अब ये दो डिफरेंट अलग अलग स्टेट में वेरी क्यों कर रहा है, ये हम सारी कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद पढ़ेंगे। मैंने कहा ना, जैसे कुछ पॉइंट्स आपके जो एक्स्ट्रा होंगे चारों सॉलिड्स के रिगार्डिंग, वो हम एक्स्ट्रा पूरी कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद अलग से ले लेंगे। फाइन, तो इंसुलेटर्स हो गए सॉलिड स्टेट में, कंडक्टर्स हो गए मॉल्टन या एक्वस स्टेट में। मॉल्टन और एक्वस का फर्क डिफरेंट होता है। मॉल्टन मीन्स कि जस्ट मेल्ट हुआ, एक्वस मतलब कि उसमें पानी मिला हुआ है। डोंट कंफ्यूज, ये दो डिफरेंट स्टेट्स हैं। देन है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट नेचुरली हाई होगा क्योंकि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी, अब आपको पता है आयनिक सॉलिड्स हैं, आयंस देंगे तो नेचुरली पोल्स क्रिएट होंगे। पोल्स क्रिएट होंगे तो आपका इस तरह का सॉल्यूट जिसमें पोल्स क्रिएट हो रहे हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही ज्यादा सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो ये पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होंगे। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, लाइक डिजोल्व्स लाइक। अब जैसे आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आ गए, तो उसमें आपके इस तरह के सॉलिड्स डिजोल्व नहीं करेंगे। ठीक, ये तो था आपका आयनिक सॉलिड। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके फर्दर आगे 3 टाइप्स हैं। ठीक, 3 टाइप्स आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो इन तीनों को भी हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे कंपैरेटिव स्टडीज की। ठीक, सब में। सो लेट्स बिगिन विद नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसमें आपके, अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोल रहे हैं तो नेचुरली मॉलिक्यूल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सब में रहेंगे। ठीक, लेकिन फर्क क्या है तीनों में? नॉन पोलर नाम से पता चल रहा है कि उनमें पोल नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, जैसे कि आपके नोबल गैस के एटम्स हो गए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे एटम्स से बने होंगे मॉलिक्यूल्स, H2, Cl2, I2, ये सारे आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए। अब इनमें फोर्सेस कैसी होंगी? वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आपने पहले भी पढ़ी होंगी जब आपने +1 क्लास में केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ा होगा। उनमें आपकी फोर्सेस आती है कई तरह की, डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है, मोमेंटरी डाइपोल, इस तरह की टर्म्स आपने वहां पढ़ी होंगी। बट अगेन मैं आपको ये दोबारा बता दूंगी आफ्टर दिस कंपैरेटिव स्टडी। ठीक, तो एग्जाम्पल इसके क्या आ जाएंगे? जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं तो एग्जाम्पल आ गए H2, O2, मिथेन, आर्गन। ठीक, जहां पे भी आपके पोलर या पोलैरिटी नहीं क्रिएट हो रही। फिजिकल नेचर इनका कैसा है? सॉफ्ट। क्यों? क्योंकि फोर्सेस वीक हैं। ठीक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होगी? अब कोई फ्री आयंस तो है नहीं, जो फ्री आयंस नहीं है तो इट मींस डेफिनेटली इंसुलेटर होगा। ठीक, कंडक्शन नहीं शो करेगा। मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा ड्यू टू द वीक फोर्सेस। अब वीक फोर्सेस के कारण ही इसकी जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि लो डेंसिटी शो करेगा, डेंस नहीं होंगे पार्टिकल्स, ठीक है, पास नहीं होंगे और वोलेटाइल होंगे या फिर गैसियस या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, तो ये इस तरह की प्रॉपर्टीज है। मैक्सिमम सारी प्रॉपर्टीज जो है वो वीक फोर्सेस के कारण ही है। तो उसके बाद ये तो था नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नेक्स्ट कम्स पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इसका सेकेंड टाइप। उसमें क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे जहां पे पोल्स क्रिएट हो रहे होंगे। ठीक, HCl, SO2, इस तरह के। अब आप सोच रहे होगे SO2 और SO2 का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है एक्चुअली। आपने ये स्ट्रक्चर वाली चीज भी +1 में पढ़ी होगी। स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि पोलैरिटी है कि नहीं है। राइट, अगर आपकी ज्योमेट्री ऐसी होगी, लीनियर होती है अगर SO2 की, तब तो उस हिसाब से नेचुरली पोलैरिटी उसमें नहीं होती, नॉन पोलर में आता, कैंसल आउट कर देता। बट उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो पोलैरिटी शो करता है, इसीलिए यहाँ पे हमने इसमें कंसीडर किया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक HCl एंड SO2। अब नेचर कैसा है इन बाइंडिंग फोर्सेस का?
डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस। ऑब्वियसली डाइपोल क्रिएट हो गए क्योंकि आप पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो, तो उसमें पोलैरिटी आएगी, एक मॉलिक्यूल का अपना डाइपोल, दूसरे मॉलिक्यूल का अपना डाइपोल। उस अलग अलग मॉलिक्यूल्स के जो डाइपोल है उनके बीच में जो फोर्सेस क्रिएट होती है दैट इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस। ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, लंडन फोर्सेस, ठीक, ये सारी वैंडरवाल फोर्सेस ही एक तरह की टाइप्स हैं ये वैंडरवाल फोर्सेस के। तो एग्जांपल आ गया आपका HCl SO2। उसके बाद पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में इनका फिजिकल नेचर कैसा होगा? नेचुरली सॉफ्ट होगा क्योंकि आपके फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक। इंसुलेटर अगेन, और मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन नॉन पोलर के कंपैरिजन में, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा हाई होगा, ठीक है। और ड्यू टू वीक फोर्सेस ये गैशियस स्टेट या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे एट रूम टेम्परेचर एंड ऑर्डिनरी प्रेशर। ये आपका था सेकेंड इसका टाइप। थर्ड टाइप है इसका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसमें आपके मॉलिक्यूल्स, आप हाइड्रोजन बॉन्डेड बोल रहे हो तो नेचुरली उसमें हाइड्रोजन कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ होती है? किसी मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन एटम हो एंड इट इज लिंक टू सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यानी मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन एटम हो और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आउट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कोई भी हो सकता है, वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेचुरली बाइंडिंग फोर्स होगी। और एग्जाम्पल आपका आ गया वाटर, अमोनिया, इस तरह का जहां पे आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HF, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आ जाए, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का एग्जाम्पल कंसीडर किया जाएगा। फिर सॉफ्ट होंगे, इंसुलेटर, ये सारी प्रॉपर्टीज इसकी सेम ही हैं, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, लेकिन इन तीनों टाइप्स में से अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा होगा, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में से तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आपका, जो सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का होगा। नेचुरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फोर्सेज हैं ऊपर वाली दोनों फोर्सेज के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद आपका आता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी सेम है अगेन, कि वोलेटाइल लिक्विड की फॉर्म में या सॉफ्ट सॉलिड्स के फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो ये तो आपकी दो टाइप्स हो गई, आयनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक। फिर नेक्स्ट है कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होंगे। कैसे एटम्स होंगे ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और नेचर ऑफ फोर्सेज नेचुरली कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। कोवेलेंट बॉन्डिंग का क्या मतलब होता है? आयनिक बॉन्डिंग में जहां आयंस होते हैं, कोवेलेंट में जहां शेयरिंग हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। फिर एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा डायमंड, और SiC मतलब सिलिकॉन कार्बाइड, SiO2 क्वार्ट्ज जो आपने अभी पढ़ा था, कुछ पहले अभी टॉपिक आपने पढ़ा था ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसका एग्जाम्पल पढ़ा था आपने क्वार्ट्ज, वही SiO2 है ये। फिजिकल नेचर क्या होगा? अगेन हार्ड एंड ब्रिटल, बट वेरी हार्ड इन कंपैरिजन टू आयनिक सॉलिड्स, ये ज्यादा हार्ड होंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग है। उसके बाद कंडक्टिविटी नहीं होगी, इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, आयंस नहीं है कहीं। मेल्टिंग पॉइंट हाई, और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में इसकी कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट आपका आता है मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स में एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके होते हैं पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। का मतलब क्या है कि मेटल एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ठीक। वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वही मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो पॉजिटिव आयंस मेटल एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो कैटायन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वही पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो उनका ओवरऑल आप ये कह सकते हो एक स्ट्रक्चर है जिसको आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं मॉडल कहेंगे, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है, जहां पे पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव कैटायंस है बीच बीच में, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है जो कि मूव कर सकते हैं। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, ठीक। और एग्जाम्पल्स में सारे मेटल्स या एलॉयज आ जाएंगे। एलॉयज में आपको पता है मेटल्स यूज होते हैं, तो वो भी इसी कैटेगरी में एग्जाम्पल में आएगा। फिजिकल नेचर नेचुरली हार्ड होगा क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। कंडक्टिविटी शो करेंगे ये सॉलिड और मॉल्टन दोनों स्टेट में, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत हाई होगा। और एक प्रॉपर्टीज जो इसकी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है कि ये मेलिएबल और डक्टाइल होंगे, ठीक है। मेलिएबल मतलब ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, मेलिएबल एंड डक्टाइल का मतलब शीट्स और वायर्स में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। और लस्टर भी ये मेटल्स की ही प्रॉपर्टी है, तो ये इसकी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया। अब जो हमने चारों कंपैरेटिव स्टडी, चारों सॉलिड टाइप ऑफ सॉलिड्स की कंपैरेटिव स्टडी पढ़ी है, इसमें बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आए होंगे दैट वी विल डिस्कस नाउ। सबसे पहले है
कि आयनिक सॉलिड्स में आपने देखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी या कूलम फोर्सेस, उसी की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई हैं। और मैंने कहा था कि वो इंसुलेटर्स हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन गुड कंडक्टर्स हैं मोल्टन स्टेट में। सॉलिड स्टेट में एक्चुअली उनके आयंस फ्री नहीं होते हैं, इसलिए इंसुलेटर्स हैं, लेकिन मोल्टन स्टेट में क्या हो जाएगा, आयंस फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक, उसके बाद हमने कहा था बीच में एक टर्म आई थी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो क्या चीज है वो भी मैंने कहा था कि एक टाइप ऑफ वैंडरवाल फोर्सेस हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आपके अब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हमारे किस केस में आया था, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन पोलर का एग्जांपल वहां पे था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, नोबल गैसेस के एटम्स। ठीक, यहां मैंने एग्जांपल लिया हीलियम एटम का। अब सपोज करो दो हीलियम एटम हैं अलग अलग, वैसे तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, बट कुछ मोमेंट के लिए अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी अनइवन हो जाती है तो कुछ मोमेंट के लिए डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटरी डाइपोल। अब एक एटम में अगर डाइपोल क्रिएट हो गया है, वो दूसरे किसी साथ वाले एटम में पोलैरिटी क्रिएट कर सकता है। जब पोलैरिटी एक एटम की हेल्प से दूसरे में क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस की गई है बाहर से। ठीक, तो दो एटम्स में जो इस तरह के जहां पे मोमेंटरी डाइपोल हो या इंड्यूस्ड डाइपोल हो, उनके बीच में जो फोर्सेस क्रिएट होती हैं दैट इज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, और ये वीक फोर्सेस होती हैं। इट इज अ टाइप ऑफ वैंडरवाल फोर्सेस, और ये किस में होती हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के केस में। नेक्स्ट आपका बीच में आया था उसमें सेकेंड टाइप में, जहां पे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स था, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। वो भी मैंने कहा था कि एक टाइप की वैंडरवाल फोर्सेस है। डाइपोल तो बड़ा आसान है, समझ में आ रहा है कि दो आपके कोई भी जो आसपास के एटम्स है जिसमें पोलैरिटी क्रिएट हो रखी होगी ऑलरेडी, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो रखा होगा, यानी अलग अलग हो रखा होगा। तो यानी दो, आप यहाँ देख सकते हो जैसे दो पोल्स क्रिएट हुए हैं, प्लस नेगेटिव का, इसमें भी इनमें आपस में जो फोर्सेज एग्जिस्ट कर रही होंगी वो डाइपोल फोर्सेज होंगी। ठीक, डाइपोल डाइपोल मूवमेंट आप डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हो या सिंपली डाइपोल फोर्सेस भी कह देते हो। उसके बाद आपका थर्ड टाइप जो था कोवेलेंट सॉलिड, उसमें थोड़ा कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा है पढ़ने के लिए। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमने पढ़े थे एटम्स। ठीक है, अब एटम्स किसके, मेनली यहाँ पे नॉन मेटल के एटम्स होते हैं जो कि आपस में लिंक हुए होते हैं बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। आपको पता है नॉन मेटल्स के जितने एटम लिंक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स तो लूज करते नहीं है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो करते हैं, जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और पूरे क्रिस्टल में उनके हर जगह इसी तरह से कोवेलेंट बॉन्डिंग से पूरा क्रिस्टल उनका बना होता है। तो एक आप कह सकते हो ओवरऑल नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, जायंट मॉलिक्यूल्स। अब एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, डायमंड। ठीक है ना, डायमंड 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, सबको पता ही है, मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए ऐसे बना दिया है, इट इज नॉट दैट मच क्लियर, बट एक्चुअली एक अगर आप कार्बन एटम का देखो, उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, वो आगे से आगे जुड़ते जुड़ते इसी तरह ओवरऑल काफी 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बड़ा सा बनाएगा। तो इट विल कम अंडर कोवेलेंट सॉलिड। बट इसकी एक एक्सेप्शन है, कोवेलेंट सॉलिड्स के केस में आपने डायमंड पढ़ा तो दूसरी फॉर्म उसकी क्या है, ग्रेफाइट। कार्बन की ही दूसरी एक फॉर्म है ग्रेफाइट, वो एक्सेप्शन के अंडर आता है। अब कैसे, क्योंकि डायमंड के केस में तो आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ग्रेफाइट के केस में भी कोवेलेंट बॉन्डिंग है, कोवेलेंट सॉलिड है, लेकिन वो सॉफ्ट है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और डायमंड के केस में डायमंड सॉफ्ट नहीं था, हार्ड था, और आपको पता है कि वो बैड कंडक्टर है। अब रीजन क्या है, रीजन है इसका कंप्लीटली इट इज डिपेंडेंट अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, जिसको कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत क्लियर तो नहीं बना है, बट ये अलग अलग लेयर्स होती हैं। अब इस लेयर में है क्या, हर एक पर्टिकुलर लेयर में एक कार्बन एटम आगे 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये कार्बन एटम 1 2 3, हर एक सिंगल कार्बन एटम आगे 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो चौथा जो हमारा कार्बन एटम है, आप ये कह सकते हो उसका जो चौथा 4th इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, वो मूव कर सकता है। इसी 4th फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही ग्रेफाइट कंडक्टिविटी शो करता है, इलेक्ट्रिसिटी शो करता है। सो इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ दैट 4th फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये लेयर्स आपस में स्लिप कर सकती हैं, स्लाइड कर सकती हैं। इनमें आपने देख रहे हो आप फोर्सेज हैं, बट ये बॉन्ड नहीं बना हुआ है, वो वीक फोर्सेज हैं। तो ये लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती हैं, तो जिसकी वजह से ये लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है और ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। तो आई होप ये एक्सेप्शन आपको क्लियर हो गई होगी कि ये कोवेलेंट सॉलिड तो है बट सॉफ्ट क्यों है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है। ठीक, मेनली इसका रीजन उसका टिपिकल जो स्ट्रक्चर है उसके कारण है।
फाइन। नेक्स्ट है आपका इसकी चौथी टाइप, जिसमें इसमें भी कुछ थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं मेटेलिक सॉलिड्स में। मैंने कहा था उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मेटल आयंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल के जो आयंस यानी कि कैटायंस जिनको आप कहते हो। अब जैसे आपको पता है मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस में या कैटायंस में कन्वर्ट होंगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कर्नल्स। और जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो उस पूरे क्रिस्टल में मूव कर सकता है, उस मेटल के क्रिस्टल में मूव कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरह का पूरा सी है जहां पे पॉजिटिव कर्नल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोट कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो कंडक्टिविटी एंड ऑल शो करते हैं। अब जो फोर्स इन मेटल आयंस को जोड़ के रख रही है इस पूरे क्रिस्टल में, उसी फोर्स को आप कहते हो मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, ये मेटेलिक बॉन्डिंग। इन सॉलिड्स की कुछ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी शो करते हैं और बहुत बेटर तरीके से। ठीक, जैसे आप करंट अप्लाई करोगे वो आपका इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो मूव करने लगते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव कैथोड। ठीक है, तो नेचुरली कंडक्टिविटी शो करेंगे। कलर्स भी इनके केस में कहीं कहीं आता है, लस्टर तो शो करता है बट कलर भी कहीं कहीं जगह आता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, ये भी मैं आपको बता चुकी थी इसकी एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स मेटेलिक सॉलिड की। और उसका कारण क्या है कि जो पॉजिटिव आयंस की पोजीशन है वो ऐसी फिक्स्ड नहीं है, राइट? उसको आप थोड़ा सा चेंज या ऑल्टर कर सकते हो बिना क्रिस्टल को तोड़े या डिस्टर्ब किए हुए। बट आयनिक सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता था। आयनिक सॉलिड्स में वो आयंस की फिक्स पोजीशंस होती हैं, यहाँ पे नहीं होती। तो इसकी वजह से इसके केस में मेटेलिक सॉलिड्स आपका मलिएबल और डक्टाइल होते हैं। ठीक, तो आई होप आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो हमने 4 टाइप्स पढ़े हैं फर्दर, आयनिक सॉलिड्स, देन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स एंड मेटेलिक सॉलिड्स, ये प्रॉपरली क्लियर हो गए होंगे। ठीक, आज के लिए आपके पास एक क्वेश्चन है, 2 टर्म्स हैं, पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। ये क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, और या डिस्कस करेंगे। पहले आप, आई होप ये वैसे आपने टर्म पढ़ी होगी कहीं ना कहीं तो। ठीक, मॉर्फ का मतलब स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा हिंट दे देती हूं मैं, पॉली मीन्स मेनी, आइसो मीन्स सेम। ठीक, नाउ यू विल जज, या कहीं ना कहीं से आप फिगर आउट कीजिए कि इसका क्या मतलब होता है, एंड मोर ओवर इसके एग्जाम्पल्स भी आपको पता होने चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा? कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेरी है, सजेशन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइएगा। और प्लीज लाइक द वीडियो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब जगह ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो में नीचे नजर आ रहा होगा, डू हिट द बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज कीमोफिलिक लॉरिका। आपके सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से, लाइक करने से, इट विल मोटिवेट मी मोर एंड मोर टू अपलोड मोर वीडियोज। थैंक यू।